Hello, students. Today's topic is in continuation to the previous lecture, that was toxicity studies. We'll we have already discussed chronic and acute toxicity studies. Today also, elaborating on the same topic, long-term toxicity study. This is a synonym of chronic toxicity studies. लॉन्ग टर्म टॉक्सिसिटी स्टडीज़ को ही क्रॉनिक टॉक्सिसिटी स्टडी भी कहा जाता है। अभी हम बात करेंगे ये टॉक्सिसिटी स्टडीज़ होती क्यों हैं और कैसे होती हैं। हम बात कर रहे हैं क्रॉनिक टॉक्सिसिटी की। क्रॉनिक टॉक्सिसिटी में कोई भी ड्रग या उसका मेटाबोलाइट जब टॉक्सिक कंसंट्रेशन या हाई कंसंट्रेशन तक चला जाता है तो उसके वजह से सेल के अंदर सेल डेथ की तरफ मूव करता है एंड दैट सेल डेथ इज प्रोग्राम्ड सेल डेथ या उसका दूसरा नाम है नेक्रोसिस। तो कोई भी ड्रग या उसका मेटाबोलाइट व्हेन टेकन इन टॉक्सिक कंसंट्रेशन may lead to necrosis और programmed cell death। अब ये programmed cell death होती कैसे है? by formation of covalent bonds with target molecules। target molecules आपके receptors भी हो सकते हैं, आपके एंजाइम्स भी हो सकते हैं, आपके कोई और मॉलिक्यूल हो सकती हैं। तो कोई भी जगह जहाँ टारगेट मॉलिक्यूल्स होते हैं वहाँ पर जाके ये ड्रग्स बाइंड कर जाती हैं विद द हेल्प एंड फॉर्म अ कोवलेंट बॉन्ड विद दैट पर्टिकुलर साइट। पर जब ये इंटरैक्ट करती हैं, ये इनका जो इंटरैक्शन होता है ये नॉन कोवलेंट इंटरैक्शंस की फॉर्म में होता है। फॉर्म तो कोवलेंट बॉन्ड करती हैं साइट के साथ, पर कैसे करती हैं? विद द हेल्प ऑफ नॉन कोवलेंट इंटरैक्शंस। नॉन कोवलेंट इंटरैक्शंस जब बन जाती हैं तो वो लीड करती हैं चार चीज़ों की तरफ, और ये चार चीज़ें प्रोग्राम्ड सेल डेथ को लीड करती हैं, मतलब सेल को डैमेज करने में हेल्प करती हैं। लाइक लिपिड परऑक्सीडेशन। लिपिड परऑक्सीडेशन होता है जब हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, उसमें फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है, तो वहाँ पर उसका परऑक्सीडेशन करना शुरू कर देता है ये ड्रग मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शन। और वो परऑक्सीडेशन चेन रिएक्शन होता है, एक जगह सेल मेम्ब्रेन में होता है, फिर दूसरे में होता है, फिर तीसरे में होता है, ऐसे ही पूरी बॉडी की सेल्स, फर्दर टिश्यूज़ और फिर ऑर्गन्स, और फिर ऑर्गन सिस्टम इफ़ेक्ट हो जाता है। फिर है आपका दूसरा, जनरेशन ऑफ टॉक्सिक रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़। ऑक्सीजन का फ्री रेडिकल फॉर्म होना, वो फ्री रेडिकल लाइनिंग को डिस्ट्रॉय करता चला जाता है। थर्ड इज़ रिएक्शंस कॉजिंग डिप्लीशन ऑफ ग्लूटाथायोन। ग्लूटाथायोन बहुत सारे एंजाइमेटिक रिएक्शंस में एक्टिवली इन्वॉल्व होता है, और इसी ग्लूटाथायोन का जब डिप्लीशन शुरू हो जाता है तो बहुत सारे बॉडी के एंजाइमेटिक रिएक्शंस इफ़ेक्ट करते हैं। ऐसे ही है लास्ट, मॉडिफिकेशन ऑफ सल्फ हाइड्रल ग्रुप। सल्फ हाइड्रल ग्रुप भी बहुत सारी जगह पे बॉडी में अटैच होते हैं, और इनके स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन होने की वजह से, चेंज होने की वजह से भी सेल की प्रोग्राम्ड डेथ लीड होती है। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट फॉर्म, दैट इज म्यूटाजेनेसिटी। म्यूटाजेनेसिटी क्या होता है? म्यूटाजेनेसिस इज द प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसमिसिबल जेनेटिक ऑल्टरेशन। म्यूटेशन हमारी बॉडी में जेनेटिक ऑल्टरेशंस को कहा जाता है। तो जितना ज़्यादा
कोई भी एक कंपोनेंट, जेनेटिक कंपोनेंट का ऑल्टर होना इज़ म्यूटाजेनिसिटी। म्यूटेशन चेंजेस द जीनोटाइप ऑफ द सेल, और उसका इफ़ेक्ट क्या होता है हमारी बॉडी पे कि जीनोटाइप चेंज हो जाता है सेल का, और वो चेंज जो है वो आगे आगे पास होता है कब, जब सेल डिवाइड करता है। सेल डिवीजन प्रोसेस में वो म्यूटेशन आगे से आगे चेंजेस को ट्रांसमिट करते चले जाते हैं। केमिकल एजेंट्स कॉज म्यूटेशन बाय कोवलेंट मॉडिफिकेशन ऑफ डीएनए। बहुत सारे केमिकल एजेंट्स या ड्रग्स जो हैं म्यूटेशन कैसे कॉज करती हैं, बाय मॉडिफिकेशन ऑफ डीएनए के मॉडिफिकेशन की वजह से। और सर्टेन काइंड्स ऑफ म्यूटेशन रिजल्ट्स इन कार्सिनोजेनेसिस ऑल्सो। ये जो म्यूटेशन है या म्यूटाजेनेसिटी है, दैट इज़ क्वाइट रिलेटेड टू कार्सिनोजेनेसिटी ऑल्सो। जो ड्रग मॉलिक्यूल, जो केमिकल एजेंट म्यूटाजेनेसिटी कॉज करता है या म्यूटेशन कॉज करता है, उसमें से मैक्सिमम ड्रग मॉलिक्यूल कार्सिनोजेनिक भी होते हैं और वो कार्सिनोजेनेसिटी भी कॉज कर सकते हैं। तो इसमें भी क्योंकि वो डीएनए सीक्वेंस के ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं, आगे उसका प्रोटीन प्रोटीन टाइप ऑफ प्रोटीन चेंज हो जाता है और ट्रांसक्रिप्शन पैटर्न्स चेंज हो जाते हैं, जो कि ग्रोथ और रेगुलेशन, ग्रोथ की रेगुलेशन के लिए इफ़ेक्टेड रहते हैं। नाउ it usually requires more than one mutation in a cell to initiate the changes that results in malignancy. Mutations in proto-oncogenes and tumor suppressor genes. इसका मतलब ये है कि सिर्फ एक म्यूटेशन से बहुत सारे सीक्वेंस ऑफ चेंजेस होते हैं, जो कि मैलिग्नेंसी मतलब ट्यूमर फॉर्मेशन और प्रोटो ऑन्कोजीन्स बनाते हैं, विच रेगुलेट द सेल ग्रोथ। मतलब यहाँ पे जो सेल ग्रोथ होगी वो डिस्टॉर्टेड सेल ग्रोथ होगी, और ट्यूमर सप्रेसर जीन्स विच कोड्स फॉर प्रोडक्ट्स दैट इनिबिट द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑन्कोजीन्स। और सप्रेसर जीन्स, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स को भी इनिबिट करने में या इनिशिएट करने में हेल्प करते हैं, जो कि आगे ट्यूमर कॉज करते हैं या ट्यूमर को कॉज करने में असिस्ट करते हैं। अब म्यूटाजेनेसिस जो होता है वो मैंने अभी बताया कि वो कार्सिनोजन ही मैक्सिमम टाइम रिस्पॉन्सिबल होता है म्यूटाजेनेसिटी कॉज करने के लिए। तो मोस्ट केमिकल कार्सिनोजेंस एक्ट बाय मॉडिफिकेशन ऑफ बेसिस इन डीएनए। कौन से डीएनए के बेसिस को मॉडिफाई करते हैं, अभी ये पहले भी डिस्कस करा हमने कि डीएनए की मॉडिफिकेशन की वजह से म्यूटाजेनेसिटी होती है। तो जो डीएनए है उसमें स्पेशली ग्वानिन 06 एंड N7 पोजीशंस पे which readily combines covalently with the reactive metabolites of chemical carcinogens। ये जगह पर हमारे केमिकल कार्सिनोजन जब हमारी बॉडी में जाते हैं या ड्रग मॉलिक्यूल हमारी बॉडी में जाता है, तो डीएनए की ग्वानिन वाली साइड पर N7 पोजीशन पर 06 पोजीशन पर कोवेलेंट बॉन्ड बना के सब्स्टिट्यूशन करता है और एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करता है, दैट इज नोन एज म्यूटाजेनिक प्रोडक्ट। नाउ वी आर कोरिलेटिंग म्यूटाजेनेसिस एंड कार्सिनोजेनेसिटी। म्यूटाजेनेसिस involves modification of DNA, mutation of proto-oncogenes और tumor suppressor genes lead to carcinogenesis। ये भी हमने बताया, जब हमारी बॉडी में ऑन्कोजीन्स, प्रोटो ऑन्कोजीन्स का म्यूटेशन हो जाता है या ट्यूमर सप्रेसर जीन्स का
म्यूटेशन हो जाता है, उनके स्ट्रक्चर में चेंजेस हो जाते हैं, तो वो किसकी तरफ लीड करता है? कार्सिनोजेनेसिस की तरफ। मोर देन वन म्यूटेशन इज़ यूजली रिक्वायर्ड। एक ही म्यूटेशन से काफ़ी बॉडी में परमानेंट सेल डेथ हो जाती है। ड्रग्स आर रिलेटिवली कॉमन बट नॉट अनइम्पॉर्टेंट। तो ज़्यादातर रिलेटिवली अनकॉमन कोई भी मॉलिक्यूल एक कार्सिनोजन की तरह काम कर सकता है और वो बॉडी में चेंजेस कर सकता है और बर्थ डिफेक्ट भी कर सकता है और कैंसर भी प्रोड्यूस कर सकता है। Now coming to measurement of mutagenicity and carcinogenicity. We'll cover this topic in our next upcoming video.